हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं फिर से एनक्लेक्स आरएन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। पहले भी कुछ वीडियो बनाए मैंने, वो सारे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन भी एनक्लेक्स से उठाए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आ चुके हैं प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए। ना कि सऊदी है, दुबई है, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन इन प्रोमेट्री एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। और मैं फिर से बताता हूँ कि आपको किसी प्रकार की प्रोसेस करवानी हो प्रोमेट्रिक के लिए, जैसे कि एग्जाम बुकिंग करनी है, डाटा फ्लो करवाना है, एलिजिबिलिटी लेना है या मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। मेरे सोशल मीडिया का लिंक भी मेरे यूट्यूब बायो में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम वीडियो के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर कैंसर विद बोन मेटास्टेसिस इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट वुड द नर्स मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव द पेशेंट्स पेन कंट्रोल। एक बोन मेटास्टेसिस के साथ कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे एक पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है। नर्स उन इनमें से किस ट्रीटमेंट से पेशेंट के पेन कंट्रोल में इम्प्रूव को एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन देखें। ए रेडियो सर्जरी या स्टेरियोटैक्टिक। ऑप्शन बी पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी। ऑप्शन सी एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी। ऑप्शन डी क्यूरेटिव रेडिएशन थेरेपी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? वो होगा पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी से वो है नर्स एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसका पेन कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, ए 60-year-old मैन with a history of long-term alcohol use presents to the clinic with a enlarged abdominal girth, hemoptysis and pruritus. His eyes and skin are visibly yellow colored. Which additional finding would indicate the needs for immediate hospital admission? एक 60 साल ओल्ड मैन है जिसकी हिस्ट्री है लॉन्ग टर्म एल्कोहल, यानी कि वो लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और वो क्लिनिक में आया जिसका उसका एब्डोमेन गर्थ है वो एनलार्ज है, हेमोपेटाइसिस है, यानी कि ब्लड खून स्पूटम के अंदर ब्लड आ रहा है, प्यूराइटिस यानी कि इचिंग हो रही है, उसकी आईज और स्किन है वो येलो कलर की विजिबल हो रही है, येलो कलर की दिख रही हैं आईज एंड स्किन। तो इनमें से कौन सी एडिशनल फाइंडिंग है जो इंडिकेट करती है कि पेशेंट को इमिडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा? ऑप्शन देखें। ए लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा। ऑप्शन बी टेकिकार्डिया। ऑप्शन सी एजोटेमिया। ऑप्शन डी एस्टेरिक्सिस। तो यहाँ पे अपना कौन सा इंडिकेशन है, जो कौन सी फाइंडिंग्स है जो इंडिकेट करती है कि उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा? वो है एजोटेमिया। एजोटेमिया क्या होता है? एजोटेमिया होता है एक एलिवेशन और बिल्डअप ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स लाइक वन यूजुअली रेंजिंग 7 to 21 mg per year, creatinine in the blood and other secondary waste products within the body। इनके जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हमें उसको पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो ये एजोटेमिया ये होता है कि बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस एलिमेंट्स हैं वो बढ़ जाना, एलिवेट हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ए नर्स फॉर ए चाइल्ड विद सीलियक डिजीज, द पेशेंट वुड हैव ए परमानेंट इनएबिलिटी टू टॉलरेट। एक नर्स है एक बच्चे के लिए है जिसको क्या है, सीलियक डिजीज है। तो पेशेंट है उसकी परमानेंट इनएबिलिटी टॉलरेट क्या होगी? ऑप्शन देखें। ए ग्लूटेन्स। ऑप्शन बी प्रोटीन। ऑप्शन सी फ्रूट्स। ऑप्शन डी डेयरी।
तो उसकी परमानेंट इनेबिलिटी टॉलरेट क्या होगी, वो होगी ग्लूटेंस। ग्लूटेंस होता है कि लाइक अपन बोल सकते हैं कि जैसे गेहूं का आटा वो गूंथने के बाद जैसा हो जाता है, उसको ग्लूटेंस के अंदर आएगा वो, ठीक है। तो उसको टॉलरेट करने के परमानेंट इनेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, हो जाएगी उसको, उसको बोलेंगे ग्लूटेंस, ठीक है। इसमें अपना ऑप्शन सी होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, द पेशेंट शुड बी फास्ट एनपीओ बिफोर द सर्जरी, यानी कि सर्जरी से पहले पेशेंट को कितने घंटे पहले एनपीओ रखना चाहिए, कितने घंटे का वो फास्टिंग होना चाहिए। ऑप्शन देखें, ए 10 to 12 आवर्स, ऑप्शन बी 6 to 8 आवर्स, ऑप्शन सी 24 आवर्स, ऑप्शन डी 16 आवर्स। तो सर्जरी से पहले वो फास्टिंग होना चाहिए 6 to 8 आवर्स, ठीक है, 6 to 8 आवर्स उसको फास्टिंग होना चाहिए। इसके ना बिल्कुल एनपीओ होना चाहिए, क्योंकि अपना डाइजेशन का प्रोसेस है वो मानते हैं अपने 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे में अपना डाइजेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा जो खाया है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद भी थोड़ा बहुत बचता है तो वो 1-2 घंटे में रिमूव हो जाए, बिल्कुल एम्प्टी हो जाए पूरा एब्डोमेन। इसलिए 6 से 8 घंटे का टाइम यहाँ पे लेते हैं, एनपीओ रखते हैं सर्जरी से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए पेशेंट इज एडमिटेड फॉर पेन मैनेजमेंट ड्यू टू लंग कैंसर विद मेटास्टेसिस ऑफ द बोन with a nursing diagnosis of alteration in comfort. The nurse would anticipate the best short-term goal for this patient would be to बोन मेटास्टेसिस के साथ लंग कैंसर के कारण पेन मैनेजमेंट के लिए एक पेशेंट को एडमिट किया जाता है। कंफर्ट में अल्ट्रेशन के नर्सिंग डायग्नोसिस के साथ नर्स इस पेशेंट के लिए बेस्ट शॉर्ट टर्म गोल का अनुमान लगाएगी। ऑप्शन देखें, ए वेल वर्बलाइज दैट पेन इज रिलीव्ड, ऑप्शन बी वर्बलाइज दैट पेन इज टॉलरेटेड, ऑप्शन सी अपीयर कंफर्टेबल एंड स्लीप, ऑप्शन डी नॉट कंप्लेन ऑफ पेन। तो कैसे अनुमान लगाएगी कि वो पेशेंट है वो उसका शॉर्ट टर्म गोल यानी कि पेन के लिए कंफर्टनेस फील करने के लिए कैसे अनुमान लगाएगी, जबकि पेशेंट है वो कंप्लेन नहीं करेगा पेन के लिए। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होता है डी नॉट कंप्लेन ऑफ पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए 35-year-old मैन twisted his right ankle. Since then he is had swelling and stiffness of the ankle in the morning hours. He presents to the clinic 6 months after the injury and complains that he is in too much pain to participate in sport. An arthroscopy reveals thickening and inflammation of the lining of the ankle joint. Which treatment is most likely to be ordered for this client? एक 35-year-old मैन का राइट एंकल है मुड़ गया है, तब से सुबह के समय उसे एंकल में स्टिफनेस और स्वेलिंग रहती है। इंजरी के 6 महीने बाद वह क्लिनिक में आता है और कंप्लेन करता है कि उसे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट लेने के लिए बहुत अधिक पेन हो रहा है। आर्थ्रोस्कोपी से एंकल जॉइंट की लाइनिंग में थिकनेस एंड इन्फ्लामेशन का पता चलता है। इस क्लाइंट के लिए कौन से ट्रीटमेंट का ऑर्डर दिए जाने की अधिक संभावना है? ऑप्शन देखें, ए NSAID एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी सर्जिकल इंटरवेंशंस, ऑप्शन सी एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन डी फिजिकल थेरेपी। तो इसके लिए कौन सा ऑर्डर देने की संभावना ज़्यादा है? वो है NSAID एडमिनिस्ट्रेशन। अब NSAID क्या होता है? NSAID मेडिसिन है, इनमें इंक्लूड करते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सन है, डाइक्लोफेनिक है, इनकी पेन किलर्स है जैसे कि मेफेनेमिक एसिड है, ये वाले इंक्लूड करते हैं NSAID के अंदर। तो वो पेन किलर हम एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए पेशेंट हैज हेपेटाइटिस बी HBV एंड इज नो ए क्रोनिक कैरियर
is planning care, the nurse would explain an HBV carrier would most likely be at risk for developing a super infection for which other type of hepatitis। एक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है और वह इसका क्रोनिक कैरियर है। केयर प्लान बनाते समय नर्स यह बताएगी कि हेपेटाइटिस बी वायरस कैरियर को किस अदर टाइप के हेपेटाइटिस के साथ सुपर इन्फेक्शन डेवलप होने का सबसे अधिक रिस्क होगा। ऑप्शन देखें यहाँ पे, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी वायरस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस डी वायरस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ई। तो इसमें सबसे ज़्यादा सुपर इन्फेक्शन होने के डेवलप होने के चांसेस कौन से हेपेटाइटिस के होंगे? वो होंगे हेपेटाइटिस सी के। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा बी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के इंटरवेंशन फेज में क्या होगा? ऑप्शन देखें, ए डिटर्मिनेशन ऑफ द पेशेंट रिस्पॉन्सेस टू द नर्सिंग इंटरवेंशंस, ऑप्शन बी एक्चुअलाइजेशन ऑफ द केयर प्लान थ्रू नर्सिंग इंटरवेंशंस, ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ ए गोल्स एंड ए नर्सिंग केयर प्लान। तो इसमें कौन सा इम्प्लीमेंटेशन फेज में होगा? क्या होगा? वो होगा एक्चुअलाइजेशन होगा किसका? केयर प्लान का। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा बी, एक्चुअलाइजेशन ऑफ द केयर प्लान थ्रू नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, स्टैंडर्ड्स ऑफ पेन मैनेजमेंट डिटेक्ट द नर्सेज। नर्सेज का पेन डिटेक्ट करने का स्टैंडर्ड क्या है, इसमें ये पूछा है। ऑप्शन देखें, ए एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक वाया इंजेक्शन वेन एवर पॉसिबल, ऑप्शन बी डिस्करेज अराउंड द क्लॉक डोजेज ऑफ एनाल्जेसिक्स, ऑप्शन सी स्क्रीन फॉर पेन एट ईच एनकाउंटर, ऑप्शन डी अवॉइड द यूज ऑफ वर्ड पेन। तो इसका स्टैंडर्ड पेन मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड क्या होगा नर्सेज के लिए? वो होगा कि ईच काउंटर के अंदर पेन का पता लगाना, पेन को स्क्रीनिंग करना। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा सी, स्क्रीन फॉर पेन एट ईच एनकाउंटर। ठीक है, हर बार उसको पेन को स्क्रीन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए नर्स इज असेसिंग ए 5 month old infant. The parents state that the infant is irritable, crying excessively, vomiting formula, not projectile, arching and stiffening. Based on this assessment, what diagnosis should the nurse anticipate? एक 5 महीने का बच्चा है, इन्फेंट है, उसको असेस कर रही है एक नर्स, और पेरेंट्स ने उसके बारे में बताया है कि बच्चा है वो इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, और उसको वोमिटिंग फॉर्मूलाज है लेकिन प्रोजेक्टाइल नहीं है, आर्चिंग है, स्टिफनिंग है। असेसमेंट के बेस्ड पे नर्स है वो क्या डायग्नोसिस एंटिसिपेट करेगी? ऑप्शन देखें, ए इसोफेजियल आस्ट्रियाज विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ऑप्शन बी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स, ऑप्शन सी हैस्प्रेंग डिजीज, ऑप्शन डी सीलियक डिजीज। तो ऐसी वाली कंडीशन में बच्चे को है क्या डायग्नोस कर सकते हैं, क्या हो सकता है? वो डायग्नोसिस ऐसी वाली कंडीशन में होगा कि उसके जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स हो रहा है, जो पेट में जो चीज़ें हैं वो वापस रिफ्लैक्स हो रही हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा बी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ए पेशेंट रिटर्निंग फ्रॉम ए 3 hours shoulder repair with general anesthesia is being transported from the operation room to the post anesthesia care unit. The nurse knows that the patient is at high risk for injury related to residual anesthesia. During this time period, the patient is at lowest risk
4। एक पेशेंट है जिसको 3 घंटे का शोल्डर रिपेयर का ऑपरेशन चला है, वहाँ से वापस आ रहा है और वो रिपेयर हुआ, जनरल एनेस्थीसिया के साथ उसका रिपेयर हुआ है। वो वहाँ से इनकी ऑपरेशन थिएटर से उसको शिफ्ट किया जा रहा है PACU, इनके पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में उसको शिफ्ट किया जा रहा है। पेशेंट है उसको हाई रिस्क है, किससे? रेजिडुअल एनेस्थीसिया की वजह से उसको इंजरी होने के हाई रिस्क है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान उसको लोवेस्ट रिस्क किस चीज़ से होगी? इसमें हाईएस्ट रिस्क नहीं पूछा, इसमें लोवेस्ट रिस्क पूछा है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है आपसे, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है कि क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है लोवेस्ट रिस्क किस चीज़ से रहेगी। ऑप्शन देखें, ए इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, ऑप्शन सी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी वोमिटिंग। तो सबसे कम रिस्क किस चीज़ से रहेगी? वो है वोमिटिंग, ठीक है? वोमिटिंग है उसमें सबसे कम रिस्क रहेगी, लोवेस्ट रिस्क रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए बेड बाउंड पेशेंट हैज ए केयर प्लान विद इंटरवेंशन टू include repositioning every 2 hours. The patient develops a stage 1 pressure sore on the right heel. What intervention should be added to the care plan? एक बेड बाउंड इनकी बेड रिडन पेशेंट है, उसके केयर प्लान में इंटरवेंशन किया गया है कि उसको रीपोजिशनिंग करनी है 2 आवर्स से, कि उसका पोजीशन चेंज करते रहना है 2 आवर्ली। लेकिन उसके बावजूद उसको है ना फर्स्ट स्टेज प्रेशर अल्सर है वो डेवलप हो गया राइट हील के ऊपर। तो इसके लिए इंटरवेंशन के अंदर क्या केयर प्लान ऐड करेंगे? ऑप्शन देखें, ए मसाज द राइट हील 4 times पर डे, ऑप्शन बी फ्लोट हील्स ऑफ बेड विद ए पिलो, ऑप्शन सी ऐड ए बेड क्रेडल टू द बेड, ऑप्शन डी ऐड ए ट्रेपेज टू द बेड। तो इसके इंटरवेंशन में हम क्या केयर प्लान ऐड करेंगे? वो करेंगे कि उसकी जो हील है उसको पिलो के द्वारा हम उठा के हवा में रखेंगे, ताकि उसकी हील्स है वो टिकेगी नहीं, वहाँ पे प्रेशर शोर हो गया, वहाँ पे वो पार्ट नहीं टिकेगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा बी, फ्लोट हील्स ऑफ बेड विद ए पिलो, ठीक है? इनकी हील्स है वो बेड से ऑफ रखेंगे, अलग रखेंगे पिलो लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ए चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद अस्थमा एक्सरबेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी? एक बच्चा है जिसको डायग्नोसिस हुआ है अस्थमा एक्सरबेशन, ठीक है? तो इसमें पूछा है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में इनमें से किस चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे, किस नर्सिंग डायग्नोसिस को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? ऑप्शन देखें, ए इन इफेक्टिव airway clearance related to bronchospasm and mucosal edema, option B deficient knowledge related to potential side effect and medication, option C anxiety related to illness and loss of control, option D fatigue related to hypoxia। यहाँ पे बच्चे को क्या है कि अस्थमा हुआ है, तो ऐसी वाली कंडीशन में उसको फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे कि उसका जो एयरवे है उसको क्लियर करना। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होता है ए, इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म एंड म्यूकोजल एडिमा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स अकर फर्स्ट? इन्फ्लामेशन प्रोसेस के दौरान कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है वो पहले दिखेगा? ऑप्शन देखें, ए डिक्रीज्ड फंक्शनिंग, ऑप्शन बी रेडनेस, ऑप्शन सी स्वेलिंग, ऑप्शन डी पेन। तो इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले दिखेगा इन्फ्लामेशन प्रोसेस में? वो जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है वहाँ पे सबसे पहले वो एरिया है वो रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे लाल दिखने लगता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा बी, रेडनेस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए रेजिडेंट हु हैज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एक रेजिडेंस है जिसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, वो कौन सा है इनमें से? ऑप्शन देखें, ए नीड्स टॉयलेटिंग एवरी 1 to 2 hours थ्रू आउट द डे, ऑप्शन बी मे लीक यूरिन व्हेन लाफिंग एंड और कफिंग, ऑप्शन सी शुड वियर ए
incontinence brief at night. Option D will have a indwelling urinary catheter. तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वो कौन से रेजिडेंट्स को होगा? वो होगा कि वो जब भी हंसता है या कफिंग करता है उस टाइम पे उसको यूरिन लीक होने के चांसेस होते हैं वो। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा बी, मे लीक यूरिन वेन लाफिंग और कफिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद क्लेब्सिल न्यूमोनी ड्यूरिंग द इनिशियल इंट्रावेनस डोज ऑफ अमिकिन यानी कि अमिकासिन सल्फेट। द पेशेंट डेवलप्स एवर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, दिस इज मोस्ट लाइकली। एक पेशेंट है अपने पास हॉस्पिटल में एडमिट है जिसको क्लेबिसिल न्यूमोनिया बैक्टीरिया है उससे वो अफेक्टेड है, तो उसको इसके लिए इंट्रावेनसली अमिकासिन सल्फेट चलाया गया है। तो इसके लिए अमिकासिन देने के बाद वो पेशेंट है उसको डेवलप हो जाता है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसको डेवलप हो जाता है। तो ये मोस्ट लाइकली किसकी वजह से हुआ है? ऑप्शन देखें, ए एन इंडिकेशन ऑफ लंग टॉलरेंस, ऑप्शन बी ए ड्रग एलर्जी, ऑप्शन सी ए टॉक्सिक इफेक्ट, ऑप्शन डी ए साइड इफेक्ट। तो जो यहाँ पे सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है पेशेंट को, वो एक मोस्ट लाइकली किस वजह से होता है? वो होता है कि मेडिसिन है अमिकासिन सल्फेट है उसका साइड इफेक्ट एक हो सकता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा डी, ए साइड इफेक्ट ऑफ अमिकासिन सल्फेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए 3-year-old हैज रिटर्न टू द क्लिनिक 4 days आफ्टर बीइंग डायग्नोस्ड विद gastroenteritis and dehydration. A parent reports that the vomiting has stopped and the child is tolerating liquids, rice, apple juice and bananas. The diarrhea persists but seems to be decreasing in volume. When evaluating for signs of dehydration, the nurse will assess the patient's skin turgor by। एक 3 साल का बच्चा है जो वापस आया ट्रीटमेंट लेने के 4 दिन के बाद वापस आया है अपने पास क्लिनिक में, जिसको क्या हुआ था, जिसको डायग्नोसिस हुआ था गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड डिहाइड्रेशन। तो इसमें पेरेंट्स वो रिपोर्ट करते हैं कि वोमिटिंग है वो बंद हो गई है, अभी जो बच्चा है वो टॉलरेट कर रहा है लिक्विड को, राइस को, एप्पल सॉस को एंड बनानाज है वो टॉलरेट कर रहा है। डायरिया है वो अभी वैसे के वैसे हैं लेकिन उसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है। डिहाइड्रेशन के साइन को इवैल्यूएट करने के लिए नर्स है वो कैसे पेशेंट के स्किन ट्रिगर से कैसे असेस करेगी? ऑप्शन देखें, ए ग्रास्पिंग द स्किन ओवर द फोरहेड विद 2 fingers एंड रेजिंग द स्किन विद 2 fingers, ऑप्शन बी होल्डिंग द पेशेंट्स माउथ open and assessing the tongue for deep creases or furrows, option C drawing 2 tubes of blood and running blood urea nitrogen इनके बन and creatinine, option D grasping the skin over the abdomen with 2 fingers raising the skin with 2 fingers। तो इसके डिहाइड्रेशन का पता ट्रिगर का पता लगाने के लिए क्या करेगी कि वो उसके एब्डोमेन है उसकी स्किन को पकड़ेगी और उस दो फिंगर से पकड़ेगी और खींच के देखेगी वहाँ पे, यदि इजीली वो अलग हो रही है, दिख रही है, ड्राइनेस दिख रहा है वहाँ पे, तो वो डिहाइड्रेटेड है। तो उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा डी, ग्रास्पिंग द स्किन ओवर द एब्डोमेन विद 2 fingers राइजिंग द स्किन विद 2 fingers, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, द फॉलोइंग पेन मेडिकेशंस आर ऑर्डर्ड फॉर ए पेशेंट हु हैड ए राइट लेग डिब्राइडमेंट। ऑक्सीकोडोन 5 mg every 4 hours as needed and morphine 5 mg every 4 hours as needed. The nurse administered oxycodone 2 hours ago, but the patient report pain rated 8 on a scale of 0 no pain
to 10 severe pain as the dressing changes begins. Vital signs are blood pressure 169 by 98, heart rate 112, respiration 22, temperature 36.7. After evaluating the effectiveness of the pain medications, what action should the nurse take? एक पेशेंट है जिसको मेडिसिन जिसका राइट लेग डिब्राइडमेंट हुआ है, उसके पेन के लिए उसको मेडिसिन ऑर्डर की गई है। उसकी मेडिसिन में उसको ऑर्डर किया गया है ऑक्सीकोडोन 5 mg ऑर्डर किया गया है 4th hourly एज पर नीडेड, नॉट रेगुलर, एज पर नीडेड। एंड मॉर्फिन भी ऑर्डर किया गया 5 mg एवरी 4 hours एज पर नीडेड। ठीक है, तो पेशेंट है उसको 2 घंटे पहले ऑक्सीकोडोन एडमिनिस्टर किया गया था और वो अभी रिपोर्ट कर रहा है पेन स्कोर 8 की, जहाँ पे पेन स्कोर में 0 का मतलब है नो पेन, 10 का मतलब है सीवियर पेन, वहाँ पे वो स्कोर कर रहा है 8। ठीक है, तो वो भी कब, जब उसकी ड्रेसिंग चेंज की गई है। उसके वाइटल साइंस हैं, वो उसमें ब्लड प्रेशर है 169/98 आ रहा है, हार्ट रेट 112 आ रहा है, रेस्पिरेशन आ रहा है वो 22 आ रहा है, टेम्परेचर है 36.7 आ रहा है। यानी कि इवोल्यूशन के बाद पेन मेडिकेशन के इफेक्टिवनेस के लिए नर्स है क्या करेगी? ठीक है, क्या एक्शन लेगी? ऑप्शन देखें, ए एडमिनिस्टर एडिशनल ऑक्सीकोडोन 5 mg, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर मॉर्फिन 5 mg, ऑप्शन सी चेंज द ड्रेसिंग क्विकली, ऑप्शन डी एंकरेज डीप ब्रीथिंग। तो ऐसे वाली कंडीशन में वो सीवियर पेन यानी कि वो पेन स्कोर कर रहा है 8 और उसको ऑक्सीकोडोन है ऑलरेडी दे दिया गया है 2 घंटे पहले, तो ऑक्सीकोडोन तो वैसे नहीं दे सकते। यहाँ पे हम एडमिनिस्टर करेंगे मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन भी 4 hourly है, एज पर नीडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन रिलीव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर कर देंगे 5 mg मॉर्फिन। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होगा डी, एडमिनिस्टर मॉर्फिन 5 mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ए 1-year-old child presents at the clinic 1 week after hospitalization for surgery repair of a fractured right femur. The patient is receiving pain medication every morning and evening. The best way to evaluate the effectiveness of the pain management plan is। 1 साल का बच्चा है जिसका राइट फीमर फ्रैक्चर है, वो रिपेयर हुआ था सर्जरी के द्वारा और उसके हॉस्पिटलाइज होने के 1 वीक के बाद वो क्लिनिक में आता है। दिन के हॉस्पिटलाइज होकर डिस्चार्ज चला गया था, उसके 1 वीक के बाद वो क्लिनिक में आता है। तब तक वो रेगुलरली मॉर्निंग और इवनिंग में पेन किलर मेडिसिन है, पेन की जो मेडिसिन है वो ले रहा है। तो इसके लिए, इसको इवैल्यूएट करने के लिए इफ़ेक्टिव वे क्या होगा पेन मैनेजमेंट का प्लान करने के लिए? ऑप्शन देखें, ए टू इंटरव्यू द पेशेंट अबाउट बिहेवियर, मूड्स एंड स्लीप पैटर्न ओवर द पास्ट वीक, ऑप्शन बी बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द child's non-verbal behavior during the visit, option C to ask the child in simple terms about the comfort level of the past week, option D to teach the child how to use Wong या बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल। तो कैसे पेन मैनेजमेंट का कैसे इवैल्यूएट करेगी उसके इफेक्टिवनेस को कि पेन किलर है वो इफेक्टिव है? वो क्या करेगी, वो पेरेंट्स से पूछेगी किसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसका मूड है, वो स्लीपिंग पैटर्न है, अच्छे से सो पाया है कि नहीं पाया, इसके बारे में वो पूछेगी। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होता है ए टू इंटरव्यू द पेरेंट अबाउट बिहेवियर, मूड्स एंड स्लीप पैटर्न्स ओवर द पास्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। इम्यूनाइजेशन इज ए एग्जाम्पल फॉर। इम्यूनाइजेशन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन देखें, ए हेल्थ प्रमोशन, ऑप्शन बी केयर ऑफ द डाइंग, ऑप्शन सी रिस्टोरिंग हेल्थ, ऑप्शन डी प्रिवेंट इलनेस। तो इम्यूनाइजेशन क्यों करते हैं? वो
इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन क्यों देते हैं? वो देते हैं कि ताकि आगे कोई बीमारी ना हो, कोई इलनेस ना हो। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा डी, टू प्रिवेंट इलनेस। ठीक है, कोई इलनेस आगे ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको वैक्सीनेशन करते हैं या इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो इस इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल होगा प्रिवेंट इलनेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। इफ एनी क्वेरी यू कमेंट मी। किसी को मटेरियल चाहिए, डाटा फ्लो करवाना है, एलिजिबिलिटी लेना है या एग्जाम बुकिंग करनी है तो वो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकता है, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब बायो में दिया हुआ है, या मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ओके, थैंक यू।